ऐसे जमाने के अंदर जो कितना बड़ा चोर है उसकी उतनी बड़ी इज्जत है, कितना बड़ा डाकू है उसकी उतनी बड़ी शान है। तो लोगों का जीने ज्यादा पैसा खाता है उसकी उतनी बड़ी इज्जत है। हैदराबाद के हाजी आए थे, तेलंगाना के आए थे, उन लोगों को धमकी मिली स्टेट हज कमेटी से, धमकी मिली कि आवाज उठाए तो सऊदी से वापस नहीं आओगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले अगर गैरतमंद है, अगर सच्चे हैं, अगर हाजियों का पैसा नहीं खाते हैं, अगर वो हाजियों के पैसे को नहीं लूटते तो खुलकर सामने आकर इन हाजियों की फैसिलिटीज के बारे में बोले। कैटरिंग सर्विस जो भी मैंने बोला कैटरिंग सर्विस पर्दा है जो भी है, सच्चाई के साथ हिसाब किताब दे। टूर ऑर्गेनाइजर से मीटिंग ले, फर्ज हो के हाथ के पैसे होके फ्री में जाने के लिए शर्म नहीं आती इनको। मेरी ताकत है हज करने के लिए, मैं फ्री में जाऊं किसी के पैसे में, गौरव सरकार के पैसे में, शर्म आना चाहिए। मैं अपने पैसे से करना चाहिए, मेरे पैसे कम से कम मैं फ्री में हज कर गया तो वो पैसे उठा के किसी गरीब को दिया जाए ताकि वो हज करे। जो मुसलमान होके मुसलमानों का पैसा खाते हैं ये लोग, हाजियों का पैसा खाते हैं, इनका मकाम तो अल्लाह ताला के नजदीक क्या है ये पता नहीं। मेरी मकाम में ये लोग चोर और डाकू हैं, मेरी मकाम में ये लोग चोर और डाकू हैं। बताइए, हज कमेटी के जो प्रॉब्लम्स थे हज के दौरान, आपने वहां पर एक पिटीशन डालने की भी बात की थी, क्या हुआ है उस मामले पर बताइए सर, क्योंकि हज का दौरा फिर से बुकिंग शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान करम है, अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे घर वालों को 2 बार हज करने की सादत अता फरमाई। तो जैसे ही मैं हज को गया तो आप सब जानते हैं कि वहाँ के हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने की वजह से जो तकलीफ, जो ज़रूरत जो हाजियों को होती है वो वहाँ पे नहीं मिली। तो इस हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हज के जो अरकान हैं, हज के अय्याम में, हज के दिनों के अंदर जो अरकान जो अदा करना चाहिए था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, उसमें कोई शिकायत की दूसरी बात ही नहीं है। क्योंकि हज जो करते हैं वो उम्र दराज आदमी हैं, उन लोगों को मुशक्कत लगती है, हमारे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को कोई मुशक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं देखा जहाँ जो जो चीज़ की ज़रूरत हाजियों को होती है वो चीज़ की फैसिलिटी नहीं दी गई थी। इसीलिए ये मेरी आवाज़ उठी कि मैं देखा बुजुर्गों को, बुजुर्गों को देखा, जो उम्र दराज आदमी हाजी थे उन लोगों को, वो लोग जो तकलीफ पड़े थे उनको देखा, जो औरतें जो तकलीफ पड़ी थी उनको मैंने आंखों से देखकर, इसके लिए मैंने काउंसलेट जनरल CJI को, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को मैंने लेटर भी लिखे थे और उस टाइम पे वहां पे आवाज भी उठाई थी कि खराब बिल्डिंगें दे दिए थे, जो बिल्कुल रहने के लायक नहीं थे, ऐसे बिल्डिंग दिए थे। हमारी एक बिल्डिंग थी 377, उसके अलावा भी और दूसरे बिल्डिंगें थे। मैंने हमारी बिल्डिंग के लिए आवाज उठाई थी ताकि उसके अंदर जो मक्खुने, झुंगुरें और जो गलीजी थी और जो पानी की फैसिलिटीज नहीं थी, लिफ्ट की फैसिलिटीज, लिफ्ट बार बार बंद हो रही थी, AC नहीं थी, कड़क धूप होने की वजह से, तो ये सब प्रॉब्लम्स थे। तो इसको मैंने रिपोर्ट किया था, ये सब आप जानते हैं कि मैंने वहां पे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब को भी फोन किया था, हमारे वक्फ मिनिस्टर जमीर साहब को भी फोन किया था, फिर वहां से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। फिर हज कमेटी ऑफ कर्नाटका के हमारे टीपू भी हैं और दूसरे दीगर असबाब हैं, उन लोगों को बात हुई थी, हमारे मुजाहिद भी से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला हाँ करेंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, उनके हाथ में कुछ पावर ही नहीं है। यहाँ तक कि हज कमेटी ऑफ, हज मिनिस्टर रहीम खान साहब के हाथ में भी पावर नहीं। उन्होंने लेटर भी भेजा था, जो मैंने देखा 2 बार लेटर उन्होंने हमारे सरफराज खान साहब ने, CEO ने फॉरवर्ड करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ वो। तो इसका मतलब यह है कि इनके लेटर की कोई इज्जत ही नहीं है, हज मिनिस्टर के लेटर की भी इज्जत नहीं है। सेंट्रल हज कमेटी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो वहां पे जो बैठे हैं हाजियों का पैसा खाने के लिए, हाजियों को तकलीफ देने के लिए एक कारोबार बना के रखे हैं। पिछले जमाने में हमने हदीसों में सुना, किताबों में पढ़ा कि एक जल्लाद था जो हाजियों को लूटता था, चंगेज खान। तो ये चंगेज खान से कोई कम नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो भी मुसलमान जो बैठे हैं वो कोई कम नहीं, हाजियों का पैसा खाते हैं, गलत तरीके लूटते हैं, हिसाब कुछ और दिखाते हैं, वहां कुछ और करते हैं। जैसा कि सबको जानना है, अभी गूगल मार के देख लो कि हज कमेटी, ये सऊदी गवर्नमेंट हज के वीजास क्या देते हैं, वो फ्री वीजास प्रोवाइड करते हैं। फिर भी उन्होंने हिसाब में हज के वीजा में 300 रियाल हज के
वीजा के चार्जेस करें। उसके बावजूद जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी होती है, जैसा कि हज कमेटी एक्ट के अंदर और हज कमेटी रूल्स 2002 के अंदर लिखा है, और हज कमेटी ऑफ कर्नाटका के एक्ट के अंदर लिखा है, देयर शुड बी ए बिल्डिंग, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी सेंट टू फॉर द सिलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स करके बोल के लिखा है। तो उस हिसाब से जहां पे अजीजिया के अंदर, मक्का के अंदर जो बिल्डिंग्स को सेलेक्ट करते हैं, वहां पे मुसलसल एक टीम भेजना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे टीम भेजा है या नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर भेजा भी है तो ऐसे बिल्डिंग से 16-17 बिल्डिंग ऐसे सेलेक्ट किए जो रहने के लायक नहीं है, जहां पे एसी काम नहीं करती, लिफ्ट काम नहीं करती, ऐसे दिए। तो चार्जेस सबकी बात नहीं बोलो, सबको, किसी को 7 स्टार होटल की फैसिलिटी मिली, किसी को 5 स्टार की मिली, किसी को 4 स्टार की मिली, किसी को अच्छी मिली, किसी को खराब मिली। अभी यहाँ पे जब बात आती है, आवाज उठाने की बात आती है इसकी करने की, तो मेरी ये एक वजाहत करना चाहता हूँ कि शिकायत हज के सफर से नहीं है, शिकायत अल्लाह ने हमें कबूल किया, जिन जिन को भी हज के लिए कबूल किया वो बहुत बड़ी सादतमंदी है। अल्लाह करे कि हम सब के हज को कबूल फरमाए, और इसमें जो भी कोताहियां हैं, गुस्ताखियां हुई है, जो भी लर्गिशें गुनाह ये हुए हैं, उसको अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हम सब के हज को कबूल फरमाए। मेरा आवाज उठाने का वजह यह है कि जो आइंदा साल आने वाले 2025 के हाजियों को जो तकलीफ अब तक के हाजियां फेस किए हैं वो नहीं होना चाहिए, ये मेरी आवाज थी। जैसे कि बहुत से इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, जैसे पर्दे का प्रॉब्लम है। पर्दे के लिए देखो, जब हज के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, हमारे सारे गुनाहों को माफ करवाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई फरीज हज फर्ज करते हैं, कोई हज बदल करते हैं, कोई तीसरा चौथा हज करते हैं, ये इसलिए कि अल्लाह को राजी करने के लिए करते हैं। ऐसे हालात में एक कमरे के अंदर जो जहां पे 4 या 5 रखना हो, उस जगह पे 8 हाजियों को रखा जाता है। तो ऐसी ये चीजों का ख्याल, ये जिम्मेदारी होती है हज कमेटी ऑफ इंडिया की, और जिम्मेदारी ये होती है कि उलमाए इकराम की, ताकि ऐसे चीजों के ऊपर उनको नोटिस दिया जाए, उनको इत्तला किया जाए, इसको बराबर किया जाए। तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, जब मीना में जब टेंट देते हैं, तो वो मीना के अंदर जो बेड्स देते हैं, उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। तो ये कौन सा होना बेड, किसे बेड मिलता है, उन्होंने जाके सो जाओ। उससे बड़ा प्रॉब्लम मीना के अंदर क्या है बोले तो, मीना के हुदूद, कभी मीना के हुदूद के बाहर रखते हैं हाजियों को, कभी मीना के टेंटों के अंदर जब रखते हैं हाजियों को, तो 5,000 से ज्यादा एक टेंट में रहते हैं। एक मोहल्लिम नंबर देते हैं 150, एक नंबर से लेके कई नंबर रहते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मोहल्लिम नंबर 150 रुपए, मोहल्लिम नंबर 150 के अंदर 4 से 5,000 के से ज्यादा हाजी होते हैं, वो एक टेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, वो टेंट के अंदर सिर्फ 30-35 वॉशरूम्स रहते हैं। हाजियां 5,000, 30-35 वॉशरूम्स, 15-20 लेडीज के लिए, 10-15 जेंट्स के लिए। अभी उसमें बुजुर्ग रहते हैं, कोई बीमार रहते हैं, किसी को अलग अलग रकम की प्रॉब्लम होती है, लाइन खड़ी होती है, कतार खड़ी होती है, वहां पे पाकी सफाई का प्रॉब्लम नहीं, पाकी सफाई का ज्यादातर ख्याल नहीं रखा जाता। रहते हैं 5 ही दिन के लिए, 5 ही दिन के अरकान है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है इस्तंजा को जाने के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, तब कतार में खड़े होते हैं। कोई उधर रहम खाने के लिए तैयार नहीं है, जवान खड़ा होता है, बूढ़े को जगह सामने छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सबकी जरूरत है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया की होती है, जहां पे वहां काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया से बात करके जो जिद्दा में जिम्मेदारी लिए हैं, जो हज मिशन होता है, जो यहाँ पे जो खादिमुल हुज्जाज बोल के जाते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, विदाउट ट्रेन जाते हैं, उनको खुद पता नहीं होता। तो ऐसे जगह पे जो मीना के अंदर हो या अरफात के अंदर हो, वहां पे बाथरूम्स की फैसिलिटी ठीक से नहीं है, बेड्स की फैसिलिटी ठीक नहीं है, कोई कूलर काम किया, कोई नहीं किया गर्मी के हालत में। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, बुजुर्ग हाजी होते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से मैंने आवाज उठाया कि ये सब सही किया जाए। तो मैंने सोचा कि ये सब सही करेंगे इंशाल्लाह बोल के, लेकिन अभी हज कमेटी का गाइडलाइंस आने तक मैंने वेट किया। 2025 में पिछले अगस्त के 5 तारीख को जो हज पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई, उसमें देखा कि कोई नहीं है, जैसे है वैसा ही है। ये लोग हाजियों का पैसा खाते रहेंगे, उनको तकलीफ देते रहेंगे, कोई उनके ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जैसे कि जितना भी खर्चा हो, छोटा जो हिसाब किताब वो देते हैं, हाजियों का माल खाते हैं, और हिसाब किताब जो देते हैं सारा गलत हिसाब किताब देते हैं। और उससे जो
हाजियों को जो तकलीफ होती है, सब बहुत ज्यादा तकलीफ जो होती है जमरात से, जो कंकरी मार के जो तवाफ जियारत के लिए जाते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। जब 4-5 किलोमीटर तक चलने के बाद में जब टैक्सी मिलती है, तब टैक्सी वालों को 20,000, 25,000, 30,000 देना पड़ता है इंडिया के हिसाब से। उधर तो 1,000 रियाल, 800 रियाल, 1,000 रियाल, 1,500 रियाल तक देके गए हैं, तो फिर भी उतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो ये चीज, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की जब ट्रांसपोर्टेशन का सारा पैसा लिए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होता है जमरात से तवाफ जियारत के लिए हम हरम शरीफ तक ट्रांसपोर्टेशन डाला जाए। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो मक्का से मदीना, मदीना जिद्दा से मक्का, मदीने से मक्का, मदीना से मक्का, और मदीने से फिर ट्रांसपोर्टेशन जो भी होती है, कभी बीवी को दूसरी बस में भेजते हैं, शोहर को ही दूसरी बस में आता है, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे डिले होता है। मेरे पास है सबूत उनका, यहाँ पे देखो, इनका नाम है नूर अहमद। इनको क्या हुआ, इनको पहले ये इनकी बीवी को मदीने में ही रोका दिया था, इनको लेके आके जिद्दा में अजीजिया में टिका दिया, मक्का में अजीजिया में टिका दिया। 8 घंटे होने के बावजूद दूसरी गाड़ी में उनकी बीवी आती है। तो ये परेशानी का आलम है। हमारी बिल्डिंग में 370 पर, साथ में माँ उधर है, 2 बच्चे दूसरी बिल्डिंग में है। ये सब इंतजाम ठीक नहीं है। आने के टाइम पे फ्लाइट में किसी की बीवी किसी के बाजू में डाल दिया है, क्या फ्लाइट के सीट नंबर। वो हाजी इतराज कर रहा है, वो हाजी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई ये मेरी बीवी है, आप उधर सीट खाली है, उधर एक हाजी बैठे, उधर बैठे, नहीं मुझे यही सीट कंफर्टेबल है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम सही तरह से दे रहे हैं या नहीं दे तो उसको फॉलो करने वाले नहीं है। तो मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ केस डाला है कर्नाटक हाई कोर्ट में, कि जो हाजी, अब हम लोग गए हैं, थोड़े हाजी लोग हम लोग मिलकर डाले हैं केस के, दोबारा जो पॉलिसी जो इन्होंने दिया है उस पॉलिसी को चैलेंज किया कि एक बार हज करने से दोबारा नहीं देंगे। तो हमारा हज सही तरीके से तसल्लीयाब सुकून हज हम नहीं कर सके, तो इसके लिए दोबारा हमको इजाजत देने के लिए डाला है। फिर इसको हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी है उसको चैलेंज किया है, जो 40 दिन का जो खोटा है, 40 से 45 दिन का जो एंटायर हज का पैकेज है, उससे एक ऑप्शनल दिया जाए, 25 से 30 दिन का एक पैकेज दिया जाए, ताकि और जो हज करने के इरादे रखे हैं, जिनके पास पैसों की ज्यादा सहूलत नहीं, जो कम पैसे रख सकते हैं, ऐसा कम पैकेज देने के लिए मैंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाला है कि इसको करेक्शन किया जाए। अभी जो सर्कुलर आया उसमें वही दिखा रहा है 40 से 45 डेज। हाँ, उसे चैलेंज करें, हम उसे चैलेंज करें कि 40 to 45 डेज कोई जाना चाहते हैं तो किसी के अरमान है तो 40-45 दिन जाए, लेकिन 25 से 30 दिन का भी एक पैकेज रखा जाए, ताकि उसमें थोड़ा पैसे रिड्यूस हो जाए और थोड़ा कम पैकेज हो जाए। ये मैंने पिटीशन में प्रेयर किया है। और दूसरा क्या है, कैटरिंग सर्विस देना। श्रीलंका जैसे, अफगानिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे जो इकोनॉमी में इंडिया को कंपेयर करने से बहुत कम है, ऐसे कंट्रीज कैटरिंग सर्विस देते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया के हाजियों को जो बिल्डिंग्स अलॉट करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जो बिल्डिंग्स हैं अजीजिया के अंदर, सारे मक्का के अंदर बेहतरीन बिल्डिंग इन लोगों को क्यों नहीं देते, बोले तो इंडियंस को पकाने के लिए फैसिलिटी देते। जब कोई भी एक नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बिल्डिंग में एक नई कंस्ट्रक्शन होटल्स रहते हैं, अगर पकाने की परमिशन लेते हैं, कुकिंग की परमिशन लेते हैं, तो बिल्डिंग ओनर उनको परमिशन नहीं देता, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन है, जलाएंगे, कुकिंग करेंगे तो बिल्डिंग खराब होगी, स्ट्रक्चर खराब होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंटीरियर खराब होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स जो पुराने हो चुके हैं वो इंडियंस को देते हैं, क्योंकि वो पकाते हैं। जैसे अभी दूसरा ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, श्रीलंका ले लो, इंडोनेशिया ले लो, मलेशिया ले लो, इन लोगों को बेहतरीन बिल्डिंग देते हैं, उनको कैटरिंग सर्विस देते हैं। अब रही बात पैकेज की, कंपेयरिंग टू इंडियन पैकेज, जो 3.5 लाख रुपए जो बेंगलुरु के लिए थे, कर्नाटक के हाजियों को लिए थे, यही पैसे उनके बराबर के पैसे श्रीलंका वालों ने लिया, इंडोनेशिया वालों ने भी लिया, मलेशिया वालों ने भी लिया, और बांग्लादेश वालों ने, उन्होंने 3 वक्त का खाना कैटरिंग सर्विस के हिसाब से दिया। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये बात गौर करने की है। अभी मैं मेरी बीवी को लेके जाता हूँ, आप अपनी बीवी को लेके जाते हैं, मैं मेरी माँ को लेके जाता हूँ, आप अपनी बीवी को, बहनों को, माँ को लेके जाते हैं। हाजी हम लोग हज करने के लिए जाते हैं, 40 दिन के लिए जाते हैं, तो जैसे हमें जाते हैं, यहाँ से पकाने का सामान वामान जो भी ग्रोसरी सब लेके जाते हैं, वहां पे जाते ही हमारी बीवी को, बहनों को, माँ बहनों को जिम्मेदारी देते हैं कि आप जाके हमको पका के दो बोल के। अभी यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लोर रहता है, एक फ्लोर के अंदर
7 8 10 15 10 7 8 8 10 रूम रहते हैं, उन रूमों में 40 से 50 आदमी रहते हैं। 40-50 आदमियों का खाना पकाना, समझो मैं मेरे फैमिली के साथ गया तो हमारे अम्मी की हमारी बीवी को लेके गया तो उनकी जिम्मेदारी होती है, आप अपनी बीवी को लेके उनकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे लाइन खड़े होते हैं, एक किचन रहता है, एक स्टोर रहता है, एक फ्लोर के लिए एक किचन एक स्टोर रहने की वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, लाइन में होते हैं। उनका खाना पकाने के बाद में हमारा खाना, हमारा होने के बाद में बाजू वाला का खाना, तो ऐसे करके सारा दिन हमारे घर वालों का, हमारे हाजी औरतों का, हमारे फैमिली वालों का वक्त जाया हो जाता है। वो इबादत में ज्यादा ही नहीं कर सकते। मुश्किल से 5 दिन जो हज के अरकान है, जो वो हज के अय्याम के दिन वो मुश्किल से बहुत अच्छी तरह से हज कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा जो जितना भी दिन 1 महीना जो अजीजिया में रहते हैं, वो पूरा उनका पूरा वक्त पकाने में, कपड़े धोने में, हमारी खिदमत में चले जाता है। तो हम लोग मर्द बने बहुत अच्छी तरह से हज कर लेते हैं, वो लोग जाके ठीक तरह से ना ठीक से तवाफ कर पाते हैं, ना ठीक से उम्रा कर पाते हैं, ना ठीक से इबादत कर पाते हैं। घंटे घंटे खड़ के पकाने के बावजूद फिर वहां पे इनका टाइम हुआ, उनका टाइम हुआ, इनका टाइम हुआ। हमारे मर्द बने भी ऐसे होते हैं, हाजी भी ऐसे होते हैं, बीवियों को बहुत इससे शान करते हैं, उधर मच्छी मिल रही है, उधर खाना मिल रहा है, उधर गोश्त मिल रहा है, उधर ऊंट का गोश्त मिल रहा है, उधर बैल का गोश्त मिल रहा है, ये लेके आओ पकाओ, ये लेके देखो पकाओ, ये लेके देखो पकाओ। अभी उधर हाजी नहीं बोले तो कई शौहर बीवी के अंदर गलाटे हुए हैं। तो मेरी मांग ज्यादा क्या है बोले तो कैटरिंग सर्विस देना। अभी हम लोग जो हज करने जाते हैं, हमारे घर के औरतों को अगर हम कमाने में, पकाने में और कपड़े धोने में मुब्तला कर देंगे तो वो इबादत कहां से करेंगे? क्या हज करने के लिए उनको हज करने के लिए लेके जाते हैं, हमारी खिदमत के लिए लेके जाते हैं? अगर कोई कंजूस शौहर मिल गया तो बीवी की तो वाट लग जाती है उधर, ना कभी होटल में खिला सके, नहीं उधर जाओ ना को उधर मंगा, इधर जाओ ना को उधर मंगा। ये प्रॉब्लम्स को पूछने वाला कोई भी नहीं है, चाहे हज कमेटी के मिनिस्टर्स हो, हज मिनिस्टर्स हो, चाहे हज कमेटी के मेंबरान हो। इस वजह से मैंने डाला है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है बोले तो जो हज कमेटी के जो जितने में 2-2.5 लाख के अंदर हज कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, 2 से 2.5 लाख के अंदर एक इंडियन हाजी आराम से हज करके आ सकता है। लेकिन फिर भी एक हाजी के ऊपर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का नफा रख के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा करते हैं। और यही लोग जो बड़े बड़े ये सीईओ बन के बैठे हैं, वो लोग पूरा इंचार्ज लिए हुए हैं, ये सारा हिसाब किताब में घोटाला करते हैं। अब कभी कोई हाजी को प्रॉब्लम होता है तो वहां पे काउंसलेट जनरल को मेल्स डालने के बावजूद, वहां पे कंप्लेंट करने के बावजूद, हज मिशंस रहने के बावजूद भी कोई इसके अंदर बदलाव नहीं आता। थोड़ा बहुत ताकि अल्ट्रेशन करते हैं, कोई हाजियों को पूछने वाला नहीं है। अब इसके अंदर अगर कोई हाजी आवाज उठाए तो हमारे उलमाए दीन जो दानिशमंद ये रहते हैं, जो इल्म वाला रहते हैं, भाई हज के वास्ते तुम्हें नहीं करना, ये शिकायत हो जाते हैं। भाई हज के ऊपर क्यों शिकायत करते हैं? हज एक फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है, हम लोग हज करते हैं, हमें अल्लाह से, हज के अरकान से या दीन इस्लाम के अरकान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम ये है, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया है या चोर कमेटी ऑफ इंडिया बन गई है। लोगों का पैसा खा के, लोगों का पैसा खा रही है, हाजियों का पैसा खा रही है। हाजियों का पैसा करके जितना पैसा देते हैं उतनी फैसिलिटी नहीं देते। कम पैसों में जो होने का हज है उसके ऊपर ज्यादातर पैसे डाल के हिसाब किताब करते हैं। इनके पैसों को रोकने के लिए मैंने आवाज उठाया है। और दूसरा जो खादिमुल हुज्जाज जो भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भेजते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है जो हज करने के लिए 3.5-4 लाख रुपए तो आराम से कर सकते हैं, उन खादिमुल हुज्जाज को गवर्नमेंट वाले रिकमेंडेशन लेके उनको हमारी खिदमत के लिए भेजते हैं। 300, 350, 250, 300, 400 हाजियों के लिए देते हैं। मेरे पास वीडियोस भी है, मैंने तुम्हें भेजा भी था वीडियोस। खादिमुल हुज्जाज कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, झूठे, जैसा कि मैंने ये प्रॉब्लम से करके बोला, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करते। मेरा सवाल यह है कि हाजियों के पैसे में, हम लोगों के हाजियों के पैसे में गवर्नमेंट से खोटा उठा के उनको फ्री कराने की जरूरत नहीं है, ताकि उनकी ताकत है। अगर फ्री कराना है तो कोई यतीम को, जैसे हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, मस्जिद के मौजन साहब हैं, उनको कराया जाए ताकि उन लोग कौम को, उम्मत को फायदा हो जाता है, हाजियों को फायदा हो जाता है। कम से कम हमारी मस्जिद के इमाम साहब को अगर गवर्नमेंट के कोटे से हज कराया जाए तो उन्होंने आके कम से कम हमारी जो बिल्डिंग में 400, 500 या 1000, 2000 जितने भी आदमी होते हैं उनको बिठा के उनको बयान करके, देखो भाई ऐसा अरकान है, ऐसा एहराम बनते हैं, ऐसे ये अरकान करते हैं, मीना का ये अरकान है, अरफात का ये अरकान है, वो बोल के उनको साथ में लेके, सबको साथ में अगर जिम्मेदारी दे तो उलमा के पीछे हमें करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआओं भी अच्छी होगी,
हमारे अरकान भी सही होंगे, हम कुछ सीख के आएंगे। खादिमुल हुज्जाज सिर्फ शॉपिंग में लगे रहते हैं। है कोई खादिमुल हुज्जाज तो मेरा नंबर लेके फोन करो कि मैं ऐसा करे बोल के, हैंगे 2 3 4 5 खादिमुल हुज्जाज रहेंगे, अच्छा भी काम किए होंगे। मैं ऐसे 8 खादिमुल हुज्जाज को नाम गिनवा सकता हूं जो टाइम पास करें उधर आके, जिम्मेदारी से भागे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लगाए, मुझे ये मालूम नहीं, मुझे वाला मालूम नहीं। फिर वो खादिमुल हुज्जाज को फ्री में कराते हुए फिर उनको सैलरी भी देते हैं, फिर सैलरी देने के बावजूद फिर उनको बख्शिश भी देते हैं वहां का खर्चा देखने के लिए। जरूरत क्या है उनको? उनके बदल अगर एक एक बिल्डिंग को एक उलमा, एक हाजी, एक इमाम साहब को, हमारे मोहल्ले के एक मस्जिद के मौजन साहब को, कम से कम जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जो मदरसे हैं, ऐसे इमाम साहबों को हजरत अमीर शरीयत के नजरानी में हजरत मुफ्ती इफ्तिखार साहब हो या बड़े मकसूद इमरान साहब हो, मुजम्मिल साहब हो, हनीफ साहब हो, जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं जिन्होंने हमें दीन सिखाया, दीन को अल्लाह की पहचान कराई, जिनकी वजह से आज हम लोगों के अंदर इस्लाम, दीन, अमन, शहर के अंदर, कर्नाटक, इंडिया के अंदर अमन कायम है मुसलमानों के अंदर, जो उन लोगों से मशवरा कर उलमा को अगर भेजेंगे खादिमुल हुज्जाज के बजाय, या खादिमुल हुज्जाज के साथ या उन लोगों को भेजेंगे, तो उम्मत का बहुत बड़ा फायदा होता है। ये मैंने एप्लीकेशन में प्लीड किया है कि इसको ये पैसे रिड्यूस किया जाए, जो पैकेज है 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन का पैकेज दिया जाए, और एडिशनल ऑप्शन औरतों को पर्दे का ख्याल करा जाए, औरतों जो बिल्डिंग में रहने के बावजूद औरतों को अलग कमरा दिया जाए, ये और कंजेस्शन से निकाल के जो अच्छी से अच्छी बिल्डिंग दिया जाए, और कैटरिंग सर्विस दिया जाए, और जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज है, जमरात से जो हज हरम को जाते हैं, ये फैसिलिटी दिया जाए। इस हिसाब से हमने डाला है। अब देखना यह है कि देखो, अल्लाह को राजी करने के लिए आगे जाके हाजियों की को फैसिलिटी होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो हमें जो अल्लाह ताला जो इल्म दिया है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, और जो गलत जो इन चोरों के लिए, ये जो पैसे लेते हैं, जो हाजियों के पैसे खाते हैं, ऐसे चोरों के लिए आवाज उठाने के लिए मैंने डाला है। तो मैं समझता हूं कि मेरे लायक का ये काम है, तो मुझे कल अल्लाह पूछेंगे तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी रहूंगा इंशाल्लाह। तो जब तक ये होगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी, देखना ये है कि कोर्ट के नतीजे क्या आते हैं। मेरा ईमान तो यह है, मेरा यकीन तो यह है, फैसले आसमान पे होते हैं, बाद में यहाँ पे होते हैं। तो मैंने अल्लाह के बंदों को, अल्लाह हाजियों की मोहब्बत में, हाजियों के फैसिलिटी में एक अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने ये पिटीशन दाखिल किया है। अब देखना यह है कि इसमें मेरा कोई जाती मुफाद नहीं है, देखना यह है कि अल्लाह ताला इसमें कितनी कामयाबी देता है हाजियों के मुतालिक। और मैं जब तक मेरी ये मांग भी रहेगी कि हजरात उलमा इकराम को फ्री ऑफ कास्ट में हज कराया जाए, जैसे खादिमुल हुज्जाज को देते, वो तो गरीब नहीं है, वो खुद कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले के मस्जिदों के इमाम साहबों को, मौजन साहबों को एक अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कास्ट में दिया जाए। और अगर इसका जवाब नहीं आता है वहां से, इसमें रद्द बदल नहीं होता है, तो फिर अगला कदम इसीलिए तो चैलेंज किया है। मेरा पिटीशन डालने का मकसद यही है कि ये क्लॉज जो हज कमेटी के गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइंस के क्लॉज नंबर 20, क्लॉज नंबर 7, ये जो भी है, इसको रद्द करके इसके अंदर गाइडलाइंस इश्यू किया जाए। और ये जो हिसाब किताब करके, गलत हिसाब किताब करके जो गाइडलाइंस में दिए हैं, इसके लिए मुझे जरूरत नहीं है इनको। चाहे देखो ये हाजियों का, अल्लाह के बंदे अल्लाह का माल खाए हैं, तो वो हिसाब किताब ऊपर देंगे। लेकिन मैं जब सामने हूं तो मेरी नजर में आया है, तो मेरा जमीर नहीं गवारा देता कि मैं खामोश बैठूं, चाहे जो भी हो, चाहे ये सही हो या गलत हो, लेकिन मेरा जमीर बोलता है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जो भी कर रहा हूँ ये इस हक के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो 4-3.5 लाख नहीं दे सकते, जिसके पास 2-2.5 लाख हैं, वो भी हज कर सकते हैं। ये मैं अवाम को बताना चाहता हूँ। ये हज मिनिस्टर से या वक्फ मिनिस्टर से, जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, जो जमीर अहमद खान साहब हैं, जो रहीम खान साहब हैं, उन लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि जब आपकी आंखें खोलें, और जो हज कमेटी के अंदर जो घोटाले, हज कमेटी ऑफ स्टेट के अंदर इनको तो एक पुतले बना दिए हैं, इनका कुछ भी नहीं है, रोल ही नहीं है, ये सिर्फ खिदमत के लायक है। उनकी खिदमतों को अल्लाह ताला कबूल करे कि उन्होंने दिल से खिदमत किया,
मैं सलाम करता हूं हमारे हज कमेटी ऑफ कर्नाटका के खादिमों की, वॉलेंटियर्स की, हज कमेटी के मेंबरान की, हमारे जमीर साहब, हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब की, और जो भी इसमें खिदमत किया उलमा इकराम की, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला उनको कबूल किया, उनको और इज्जत दे और उनको राहत दे और उन लोगों की खिदमत को कबूल करे और हम सब की खिदमत को कबूल करे। लेकिन एक चीज मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं, अवाम को बताना चाहता हूं, ये सब इनके कुछ पेपर कुछ काम के ही नहीं है। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर, जो मुंबई के अंदर जो बैठे हैं हेड ऑफिस में, इनकी पेपर की इज्जत भी नहीं करते, सारा घोटाला वही करते हैं। इन लोगों को इतनी भी परमिशन नहीं है कि वो आके जिद्दा के अंदर या अजीजिया के अंदर, मक्का के अंदर आके बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी के अंदर आके बिल्डिंग्स को सेलेक्ट करे। इनको सिर्फ इनका काम क्या है, एक पोस्टमैन के जैसा होता है। आप लोग ने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने एप्लीकेशन को लिखा, उसको चेक किया, ये मेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करेंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके इनके दो बोले तो करेंगे। ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। हज कमेटी ऑफ कर्नाटका हो या हज कमेटी स्टेट हज कमेटीज का रोल को खत्म कर दिया, पावर्स को खत्म कर दिया। हज कमेटी ऑफ स्टेट्स की, कर्नाटका हो चाहे कोई भी स्टेट्स हो, इनके अंदर दम नहीं है उनके लिए आवाज उठाकर हाजियों की खिदमत करते हैं। ये खिदमत को उनको अल्लाह ताला कबूल करे। मैंने ये भी सुना था कि हैदराबाद के हाजी आए थे, तेलंगाना के आए थे, उन लोगों को धमकी मिली स्टेट हज कमेटी से, धमकी मिली कि आवाज उठाए तो जिद्दा सऊदी से वापस नहीं आओगे। वहां पे बाथरूम्स के अंदर पानी नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी। ऐसे बहुत से हैं। यहाँ की हज कमेटी ऑफ कर्नाटका वाले भी लाचार हैं, बेबस हैं। वो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओहदे के लिए लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जो खिदमत किया है, इसका अजर उनको जरूर अल्लाह दे। मैं ये बताना चाहता हूँ हमको, यहाँ पे हमारे जमीर साहब, बीजेड जमीर अहमद खान साहब, यहाँ पे जो खिला पिला के जो हाजियों की बड़ी इज्जत करके, बहुत एहतराम से, बेहतरीन तरीके से खिदमत करके उनके यहाँ पे एयरपोर्ट तक पहुंचाते हैं और वहां से जो भी फैसिलिटी करते हैं, अल्लाह ताला उनके खिदमत को कबूल करे, सबके उलमा के सबके खिदमत को कबूल करे। लेकिन इस पर गौर करे कि इन लोगों की इज्जत कुछ भी नहीं करते कर्नाटक हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले। इसके ऊपर कार्रवाई करे और ये स्टेट हज कमेटी इसका भरपूर इनके कंट्रोल ले। जो यहाँ के जो कर्नाटका से या कोई भी स्टेट से जो जाते हैं हाजी, उनका कंट्रोल इनके हाथ में ले, उनकी खिदमत को इन लोगों के अंडर ले। अगर नहीं ले बोले तो स्टेट हज कमेटी को चाहिए कि मेरे साथ इंप्लीड हो जाए, एप्लीकेशन में कम से कम इंप्लीड हो जाए, या कोई दूसरा पिटीशन डाल के इंप्लीड होके सेंट्रल कमेटी से पावर्स को डिवाइड करे, डेलीगेट करे पावर्स को। ये जो सारा पावर सेंट्रल हज कमेटी ने रखा है, जो सबके हाजियों के पैसे खाते हैं, ये स्टेट हज कमेटी के हर मेंबरान को भी मालूम है, लेकिन वो आवाज नहीं उठाते। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम हमें नहीं तो जाता, अगर आप लोगों के पास भी एडवोकेट्स हैं, बेहतरीन एडवोकेट्स हैं, आप लोग खुद इंप्लीड होके आ जाए हमारी एप्लीकेशन में, सेंट्रल हज कमेटी के से तुम्हारा हक को लेकर स्टेट हज कमेटी में पावर लेकर स्टेट के जो हाजियां जाते हैं उनके खिदमत में वो आगे बढ़कर आ जाए। इसके बाद अगर जवाब वहां से नहीं आता तो उसके बाद क्या करें? जवाब नहीं आया तो कोर्ट से नोटिस तो इसीलिए होती है ना, मैंडेमस किस लिए इश्यू होता है? कोर्ट से नोटिस इश्यू होती है, वहां पे वो उनको देना पड़ता है, जवाब देना पड़ेगा। कहां तक भी जाए मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कितनी कामयाबी होगी, क्योंकि ऐसे जमाने के अंदर जो कितना बड़ा चोर है उसकी उतनी बड़ी इज्जत है, कितना बड़ा डाकू है उसकी उतनी बड़ी शान है। तो लोगों का जीने ज्यादा पैसा खाता है उसकी उतनी बड़ी इज्जत है, और लोग उसी को ही सलाम भी करते हैं, वो ही होते, इसीलिए वो कुर्सियों के लिए लड़ते हैं। अगर गैरतमंद है कोई ये हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले, अगर गैरतमंद है, अगर सच्चे हैं, अगर हाजियों का पैसा नहीं खाते हैं, अगर वो हाजियों के पैसे को नहीं लूटते, तो खुलकर सामने आकर इन हाजियों की फैसिलिटीज के बारे में बोले। कैटरिंग सर्विस, जो भी मैंने बोला कैटरिंग सर्विस, पर्दा है, जो भी है, सच्चाई के साथ हिसाब किताब दे। टूर ऑर्गेनाइजर्स से मीटिंग ले, जितने भी टूर ऑर्गेनाइजर जी बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, मोटा मोटा हिसाब करो। जब हज कमेटी या सऊदी गवर्नमेंट जब फ्री यह देती है, वीजा देती है, तो इन्होंने 300 रियाल क्यों डाला? जब एक 15 दिन के पैकेज के लिए 70-80 हजार से लेके 1 लाख के अंदर 15 दिन के पैकेज के लिए अच्छे टूर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हिल्टन में रखते हैं, जो सामने हरम के सामने रखते हैं, ये 15 दिन 1-1 लाख का हिसाब डाला तो भी 3 लाख रुपए में 40-5 दिन का पैकेज हो जाता है।
जबकि मौलिम का चार्जेस 3,000 चार्जेस हटा दो, डाले तो भी मैंने पूरी तरह से तहकीक किया, 2,200 रियाल एक आदमी का बेड का खर्चा एक महीने का, पूरी तरह से इंक्वायरी किया। बस वो लिख के नहीं देते, क्योंकि हज कमेटी पूरी तरह से जो भी बिल्डिंग्स में हम थे, 2,200 रियाल बोले तो 50,000 में एक महीने का अकोमोडेशन गया, टिकट उठाओ 60-70 हजार रुपए, वो भी कंसेशन रहता है, एक 70,000 बोल के डाल दिए, ऐसे ही ब्लाइंडली डाल दिया। उसका हिसाब किताब, एक भाई का हिसाब किताब अल्लाह को देना है, लेकिन अल्लाह को तो देंगे, जब तक आवाम आवाज नहीं उठाएगी तो उनको नहीं देंगे, तो ये क्यों खिलाना है। मेरा मकसद क्या है, 4 लाख 3.5 लाख से 4 लाख रुपए देकर हज को जाना बेहतर है, लेकिन जब 2-2.5 लाख के अंदर हो सकता है तो 4-4.5 क्यों देना। जब मैं अपनी माँ को भेज सकता हूं 4.5 लाख में, अगर 2.5 लाख हो गया तो मैं माँ को और मेरी बहन को दोनों को भेज सकता हूं ना। तो ये मैं चाहता हूं कि हमारे उलमाए इकराम से आजिजाना दरखास्त ये है कि चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायत उलमा हिंद हो, चाहे कोई भी हमारे अमीर शरीयत हो, उन लोगों से मेरी अपील है, मेरी दरखास्त है कि आप लोग जब तक खामोश रहेंगे तब तक ऐसे लोग आते ही रहेंगे, ऐसे लोग हाजियों के खाते ही रहेंगे। वक्फ बोर्ड का देखे तो वो हाल, वहां पे देखे तो बड़े बड़े चोर डाकू पैसे खा रहे हैं कौम के, या हज कमेटी में देखे तो ये हाजियों के पैसे खा रहे हैं। मैं खुले अल्फाज से बोल रहा हूं, ये बड़े बड़े डाकुओं से कम नहीं है, क्योंकि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं डरने वाला तो अल्लाह से हूं। जब मेरी नजर में आता है तो मैं बोलने में हिचकिचाता भी नहीं हूं। तो मेरी आजिजाना अदबन गुजारिश हमारे उलमाए इकराम से है कि इस मामले में इंटरफियर हो जाए। उलमा को, हमारे मस्जिदों के इमाम साहबों को, मुफ्ती साहबों को, मौलवी साहबों को, मौजन साहबों को, जो ये मस्जिद के सदर सेक्रेटरी लोग, बहुत से सदर सेक्रेटरी लोग जो हमारे उलमा को, इमाम साहबों को, मौजन साहबों को गुलाम बना के रखे, उनके बच्चों के स्कूल के लिए और मस्जिदों के पाकी सफाई तक के लिए ऐसे गुलाम बना के रखे, अभी इस वक्त में ऐसे ही हालात में कम से कम उनका एक रुतबा है, उनका भी एक मकाम है। ऐसे हालात में हमारे मिनिस्टरों से बात कर एक रेजोल्यूशन पास कराकर, हज कमेटी ऑफ इंडिया से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बात कर सारे स्टेट के हज कमेटीज बात कर सारे उलमाए इकराम, बड़े बड़े उलमाए इकराम बैठकर इसके ऊपर मीटिंग पास कर हमारे उलमा को, मुझे किसी हजरत ने, मुझे किसी उलमा ने नहीं बोला, मुझे ये कमी महसूस हुई, मुझे ये कमी महसूस है कि यहाँ पे एक आलिम की जरूरत है, यहाँ पे एक इमाम साहब की, एक आलिम दीन की जरूरत है। तो आलिम दीन हमारे मस्जिद के मोहल्ले के इमाम साहबों से बेहतर कोई नहीं है। तो मैं ये आजिजाना गुजारिश करता हूँ इस मामले में चर्चा किया जाए, इसके बारे में कुछ स्टेप उठाया जाए कि अगले साल ये 2025 में आने वाले हज को हमारे मौजन साहबों को, इमाम साहबों को उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, फ्री या कास्ट ऑफ एट द कास्ट ऑफ द हज कमेटी ऑफ इंडिया। जैसे खादिमुल हिजाज फ्री में आते हैं, चाहे तो खादिमुल हिजाज को निकाल, चाहे तो खादिमुल हिजाज के उनकी ताकत है पैसे करने की, वो क्या पैसे, जब पैसे हो के फर्ज हो के हाथ के पैसे हो के फ्री में जाने के लिए शर्म नहीं आती इनको। मेरी ताकत है हज करने के लिए, मैं फ्री में जाऊं किसी के पैसे में, गौरव सरकार के पैसे में, शर्म आना चाहिए। मैं अपने पैसे से करना चाहिए, मेरे पैसे कम से कम मैं फ्री में हज कर गया तो वो पैसे उठा के किसी गरीब को दिया जाए ताकि वो हज करे। सैलरी भी फ्री, उसके ऊपर फिरने के पैसे भी फ्री, उसके ऊपर हदिया भी, फिर उसके ऊपर बार बार जात भी रहे, क्या भी हाजियों की खिदमत भी नहीं है। क्या हो रहा है ये इसके वास्ते मैं आजिजाना गुजारिश करता हूं, चाहे हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब हो, चाहे हमारे जमीर साहब हो माइनॉरिटी मिनिस्टर, चाहे स्टेट के बड़े उलमा इकराम हो, उन सब से मैं आजिजाना गुजारिश करता हूं हम सबके खिदमत को अल्लाह ताला कबूल करे। ये पिटिशन के लिए दुआ करे अगर, और ये हाजियों के लिए फायदामंद हो, और एक नेक मकसद से लिए हमने पिटिशन फाइल किया है, ये मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों का मैं साथ चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर कोई चाहते हैं कि हाँ इसमें और भी कमियां हैं, मैं पिटिशन की कॉपी आपको भेजता हूं, प्रेयर भेजता हूं और कांस्टिट्यूट भेजता हूं। अगर इसमें कोई कमियां है तो इंशाल्लाह आप लोग एक इंप्लीडिंग एप्लीकेशन डाल के भी आ सकते हो, या एक दूसरा पिटीशन डाल के भी आ सकते हो। और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर में, जो मुंबई में बैठे हैं, इन लोगों के साथ जो मुसलमान हो के मुसलमानों का पैसा खाते हैं, ये लोग हाजियों का पैसा खाते हैं, इनका मकाम तो अल्लाह ताला के नजदीक क्या है ये पता नहीं। मेरी मकाम में ये लोग चोर और डाकू हैं, इनके लिए आवाज उठाना मेरा फर्ज बनता है। आप लोगों की भी साथ चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।